नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी। अभय न्यूज के 26 अप्रैल सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। लगातार आ रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिला प्रशासन मांग और आपूर्ति के फेर में उलझा हुआ है। प्रतिदिन कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी की खबरें प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें पैदा कर रही हैं। सोमवार को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने गंगेड़ी गांव में स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर सप्लाई का निरीक्षण किया। यहां के प्रभारी निगमायुक्त क्षितिज सिंगल ने दोनों अधिकारियों को व्यवस्था की जानकारी दी। दरअसल यहां काफी समय से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने आने वाले लोगों में छोटे छोटे विवादों की सूचना मिल रही थी। निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम और एएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि गंगेड़ी स्थित ऑक्सीजन प्लांट से उज्जैन के सभी शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। साथ ही यहाँ निजी सिलेंडर भरवाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, जिस कारण कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। मेडिकल पर्पस से जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, वहाँ जो मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका आज यहाँ करके पूरा परीक्षण किया गया है। क्योंकि कई बार यहाँ इंडिविजुअल जो लोग हैं, व्यक्तिगत कई बार लोग अपना अपना घरों में सिलेंडर छोटा छोटा लेकर भी आते हैं। तो चूँकि यहाँ से जो सप्लाई है पूरा वो शासकीय है और ये शासकीय जो सप्लाई है पूरा हॉस्पिटल्स को जाती है। और यहाँ इसके अलावा भी कई लोग जो व्यक्तिगत अपना इंडिविजुअल छोटे छोटे सिलेंडर लेकर उनको लेकर के उसी को रेगुलेट करने के लिए आज सभी यहाँ अधिकारी आए हैं, ताकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे। साथ में जो ज़रूरतमंद हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आईसीयू में, उनको प्राथमिकता रहे, इसको लेकर के यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं। सोमवार लगभग सुबह 9:30 बजे हरिफाटक क्षेत्र में नगर निगम के सफाई कर्मी और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के वाहनों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद विवाद हुआ और मामला नीलगंगा थाने तक पहुंच गया, जहां डॉक्टर की शिकायत पर सफाई कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नगर निगम में चंदाबाई पति गोविंद भैरव, आशाबाई पति अशोक पटवाने और सन्नी पिता अशोक सफाई कर्मी के पद पर हैं और हरिफाटक क्षेत्र में सफाई का काम करते हैं। सुबह जब वे तीनों सफाई कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी हरिफाटक चौराहे पर सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। हालांकि इसमें गलती किसकी थी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मामूली विवाद के बाद मामला नीलगंगा थाने पहुंचा, जहां डॉक्टर की शिकायत पर तीनों सफाई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर सन्नी को थाने में बैठा लिया गया। सूचना मिलने पर नगर निगम के अन्य कर्मचारी भी नीलगंगा थाने पहुंचे। काफी हंगामे और थाना प्रभारी अरविंद यादव के समझाने के बाद मामला सुलझा और दोनों पक्ष राजीनामे के लिए राजी हुए। हालांकि सूत्रों की माने तो सफाई कर्मियों ने भी डॉक्टर पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने का मन बना लिया था। आपने देखा कई डॉक्टर को मारा, आपने देखा? और छोरे को इतना मार लिया बेचारे को, मेरा हाथ जोड़े हुए भैया के कसा लिया के तो छुड़ाया छोरे को। ये लोगों ने बोला, मैंने खुद ने बोला कि FIR होनी चाहिए। अब आप भी इसके लिए एग्री है तो अगर वो है, मैं आपके साथ हूँ। ये लोग भी जो है समझ में में आ रहा था, उधर से धीरे से आ रहा था, जिसकी क्रॉस मैंने गाड़ी रोकी थी। सामने से बाइक की तेज गाड़ी से चला के ला रहे थे, 2 महिला थी और 1 आदमी था इनके साथ में। इनको देख के मैंने दूर से ही गाड़ी रोक दी, ब्रेक लगा दिया। बहुत तेज गति में थी और इनकी गाड़ी फिसल गई इनने ब्रेक लगाने से। इन्हें माना था कि नाते गाड़ी एक साइड रोकी और इनसे पूछा कि भाई साहब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, अगर आपको लगी हो मुझे बताइए, कुछ लगी तो नहीं। मैंने उनसे पूछा, वो बोले तेरी माँ का चूक, तेरी गलती, और मारने लग गए। तीनों महिलाओं ने मेरा हाथ पकड़े और उसने लड़के ने मारा। कोरोना काल में अस्पताल जाने वाले रास्ते को एक ट्रक ने घंटों तक रोके रखा, लेकिन किसी की भी हिम्मत उस ट्रक को वहां से खदेड़ने की नहीं हुई। दरअसल बालू से भरा ये ट्रक तेजनकर अस्पताल के कुछ कदम की दूरी पर रेत कर रहा था। पूरी सड़क घेर कर खड़े ट्रक में रेत कहां से आई, ये सवाल भी सामने आ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस व प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इस भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के लिए लाई जा रही बालू के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। यही नहीं, जिस तरीके से ट्रक चालक दादागिरी से रास्ता रोके खड़ा रहा, उससे ये तय है कि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का काम चल रहा है वो है तो प्रभावशाली।
शहर में समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी संस्था मारे हार्ट ग्रुप के वीडी मार्केट स्थित कार्यालय के बाहर से 4 चोरों ने ऑक्सीजन ही चुरा ली है। संस्था के सदस्यों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जरूरतमंद लोगों से बिना कोई शुल्क लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का काम जारी है। जरूरतमंद लोगों को देने के लिए पीथमपुर से 10 सिलेंडर रिफिल कर मंगवाए गए थे। सोमवार तड़के 4 से 5 बजे के बीच 4 लोग 7 खाली सिलेंडर लेकर 2 पहिया वाहनों से पहुंचे, नोजल लगाकर अपने लाए सिलेंडर्स में गैस रिफिल की और चंपत हो गए। आशंका है कि इन चोरों ने चुराई हुई ऑक्सीजन गैस जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दाम पर बेच दी हो। मारे हार्ट ग्रुप के कार्यालय के बाहर लगे क्लोज सर्किट कैमरे में इन चारों की तस्वीर भी कैद हो गई है। शहर में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान द्वारा लगाए जा रहे आरोप को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक पारस जैन ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि नूरी खान इस अवसर पर राजनीति ना करें। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि ये समय साथ में मिलकर काम करने का है। पारस जैन ने ये भी कहा कि नूरी खान प्रदेश प्रवक्ता है, लोग उनकी बात भी सुनते हैं, अतः उन्हें सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। श्री जैन ने अपने वीडियो संदेश में इस बात का भी खुलासा किया कि रविवार की रात जामनगर गुजरात से 20 टन ऑक्सीजन आई थी, जिनमें से 12 टन ऑक्सीजन भोपाल ले जाई गई। इधर पारस जैन के वीडियो के बाद नूरी खान ने भी वीडियो जारी कर पारस जैन का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उन्होंने ये स्वीकार तो किया कि उज्जैन में 20 टन ऑक्सीजन आई थी, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों में भेज दिया गया, जो कि गलत है। इस बारे में पारस जैन ने स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई सभी शहरों के लिए की जा रही है। ऑक्सीजन लेकर निकला ट्रक रास्ते में पड़ने वाले शहरों में आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करता हुआ चलता है। मुझे इससे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी इस समय पर नहीं करना चाहिए। ये समय ऐसा है जो मिलजुल कर सबको काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी पहली दफ़े ऐसा होगा कि एयरप्लेन के माध्यम से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं और पूरे भारत में सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास देवास और आगरा जो सेंटर है वहाँ पे भी कोई ऑक्सीजन का कोई बड़ा प्लांट नहीं है, इसलिए कभी कभी उज्जैन से भी भेजना पड़ता है। और आज हो सकेगा तो हमारे पास शाम तक की ऑक्सीजन है, जिसके बाद आवश्यकता यदि है तो हमको इंदौर से उसकी पूर्ति होगी और उंदेल से हमको मिलेगा। इस प्रकार पूरे संभाग की व्यवस्था संभाग आयुक्त और कलेक्टर को मिलकर करना पड़ती है। उन्हें व्यवस्था करी है। मेरा मैडम से यही कहना है कि वो पूरी बात की जानकारी लेकर यदि कोई बात कहे तो जनता में अफवाह गलत ना फैलाएं, जिससे जनता भावुक होती है। पहले भी जनता को संबल देना ये आपके पार्टी का भी काम है और हमारा भी काम है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बात का भी असर है, इसलिए बात जनता तक सही जाना चाहिए, ये आपका भी दायित्व है। नमस्कार। आदरणीय पूर्व मंत्री एवं विधायक उज्जैन उत्तर श्री पारस जैन जी, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। कल तपोभूमि से मैंने एक आवाज उठाई थी कि उज्जैन में 20 टन ऑक्सीजन आई, 6 टन उज्जैन और बाकी बाहर भेज दी गई। आज बड़ी ही बेबाकी के साथ आपने इस आंकड़े को स्वीकार किया है कि 20 टन ऑक्सीजन उज्जैन आई थी, 8 टन उज्जैन में और 12 टन भोपाल भेज दी गई है। साथ में आपने ये भी स्पष्ट किया है कि पूरे संभाग को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना संभागायुक्त और कलेक्टर की जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या भोपाल उज्जैन संभाग में आता है? उसके बाद मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उज्जैन शहर में आज की तारीख में 20 से 25 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर 20 टन ऑक्सीजन आती है और सिर्फ 8 टन ही उपलब्ध करवाई जाए तो बाकी ऑक्सीजन की कमी से त्राही मची हुई है। हर घंटे एक व्यक्ति को यहाँ पर दम तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि पूरे संभाग में ऑक्सीजन भेजना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि उज्जैन को विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट लगाकर इतना मजबूत किया जाए कि सिर्फ उज्जैन संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में उज्जैन से, महाकाल की नगरी से ऑक्सीजन यानी कि जिंदगी की सांसें भेजी जा सके। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मैं आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। ये एक जायज सी मांग है जो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फ्लाइट में बैठने के बाद एक संकेत दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर पहले अपना मास्क लगाएं, उसके बाद दूसरे की मदद करें।
इसी तर्ज पर आप उज्जैन संभाग की जरूरत को पूरा करें। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में उज्जैन की तरफ से ऑक्सीजन भेजें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पाटीदार हॉस्पिटल के संबंध में वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर अस्पताल मैनेजमेंट ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कुछ लोग अस्पताल को बदनाम करने के लिए झूठी बातें फैला रहे हैं, जबकि उनका अस्पताल लगातार मरीजों के उपचार में जुटा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हमारे यहाँ सभी स्थानों पर कैमरे लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से 24 घंटे की रिकॉर्डिंग की जाती है। जिस तरह की बातें ऑडियो में कही जा रही है वो सभी बेबुनियाद है। जो वीडियो वायरल हो रहा है ये एकदम झूठा और गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के विरोध में उठकर आवाज़ उठाए, हम इनको सजा दिलवाए, क्योंकि हम अपनी पूरी तन्मनता से और मन से सभी मरीजों के लिए जितना बन सकता है उतनी कोशिश कर रहे हैं कि उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो सके। अस्पताल में अभी भी पूरे अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा इलाज मिले। ये महामारी का दौर है जिसमें जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज अच्छा होए और उनके परिजनों को और उनकी स्थिति के बारे में हमेशा बताते रहते हैं और कहीं वो जानना चाहे उसके लिए भी हम उनको जानने की सलाह दे देते हैं। वो अपनी इच्छा से और अपने सर्विस को देखते हुए यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा से ही यहाँ इलाज करा रहे थे, परंतु उनको मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलता। इस कारण वो इस तरह के अफवाह फैलाते हैं जो गलत है। पाटीदार अस्पताल इसके घोर निंदा करता है। हम आगे प्रशासन से निवेदन करता है कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के बाद भी लोग घरों से निकलकर बिना कारण ही अलग अलग बहाने बनाकर घूमते नजर आए। कॉलोनी के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी नजर आए। पुलिस द्वारा सयाजी द्वार पर वाहनों से निकलकर जा रहे लोगों को रोककर पूछताछ की गई। बिना कारण घूम रहे लोगों से उठक बैठक तक लगवाई गई। इस दौरान सीएसपी विवेक सिंह चौहान, डीएसपी अंजलि रघुवंशी और कोतवाली टीआई उमराव सिंह मौजूद थे। इसके साथ ही रसूलपुर बाईपास पर इंदौर से बिना कारण शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को वापस भेजा गया। पुख्ता कारण बताने पर ही लोगों को बाईपास से शहर में प्रवेश करने दिया गया। विकास नगर में बिना वजह घर से निकलने वाले लोगों को डंडे का प्रसाद भी दिया गया। इस दौरान कोई मेडिकल की पर्ची तो कोई झंडू बाम लेने जाने के बहाना बनाते नजर आया, लेकिन पुलिस की टीम के सामने किसी का कोई बहाना नहीं चल पाया। ये देखो ये दोनों लोग फालतू घूमते हुए, इनको लगाइए। यहाँ पे डिले हो रहा है, वहाँ पे 1-1 मिनट भारी पड़ रहा है। चलो उठक बैठक शुरू करो। मत बना यार, तू यार काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उठक बैठक चलने दो पूरी। चलो बैठक शुरू करो। 20-20 गिन लो अपने आप। अब देख रहे हैं जिस प्रकार से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका पूर्णतः पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और बाहर घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और पूर्णतः इसका पालन कराया जा रहा है। शहर में प्रवेश मार्गों पर पुलिस के चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर से आते पाए जा रहे हैं उन सबको वापस किया जा रहा है। ऐसे लोग बिना कारण से इंदौर से घूमने के लिए देवास तरफ आए हैं, उज्जैन से देवास तरफ घूमने आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे लोगों का शहर प्रवेश बंद करके उनको बाईपास के थ्रू वापस किया जा रहा है। आगे जाना है तो बाईपास के थ्रू उनको रवाना किया जा रहा है। सिर्फ अति आवश्यक जो सही कारणों से आ रहा है उसी को शहर में प्रवेश किया जा रहा है। उज्जैन के वरिष्ठ कवि, नाटककार, रंगकर्मी श्री हरीश पाठक का 25 अप्रैल को देर रात उज्जैन के एक अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। उनके द्वारा कई दशकों तक प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में अविस्मरणीय सेवाएं दी गई हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। इस गीत को उज्जैन के एक परिवार ने सार्थक करके दिखा दिया है। परिवार के सहयोग, दृढ़ इच्छा शक्ति और जीने की हिम्मत से एक 62 वर्षीय महिला ने कोरोना जैसी महामारी को हराकर उन लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है जो थोड़े से दुख के समय में ही हिम्मत हार जाते हैं। उज्जैन जिला सहकारी बैंक की रिटायर्ड मैनेजर उषा निगम के परिवार को डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन परिवार और मरीज ने हिम्मत नहीं खोई।
और अब 50 दिन से अधिक समय से ज्यादा आईसीयू में रहने और करीब 80 दिन तक लगातार ऑक्सीजन पर रहने के बाद भी आज उषा निगम स्वस्थ होकर अपने घर पर है। 20 अक्टूबर 2020 को उषा निगम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी दिन उन्हें माधवनगर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां 22 अक्टूबर को पहला सीटी स्कैन कराया तो लंग्स में इन्फेक्शन 0 आया। लेकिन 2 दिन बाद ही 24 तारीख को हालत बिगड़ने पर माधवनगर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर सोनोनिया ने रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लगाए, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद लगातार हालत बिगड़ने लगी। श्रीमती निगम को 29 अक्टूबर को इंदौर के अरविंदो अस्पताल रेफर कर दिया गया। 30 अक्टूबर को फिर से सीटी स्कैन कराया तो मात्र 8 दिन में लंग्स का इन्फेक्शन बढ़कर 95% हो गया और जिसके बाद हालत लगातार खराब होती गई। लेकिन बेटे और बहू ने साथ नहीं छोड़ा। पीपीई किट पहनकर अस्पताल में मिलने गए, रोजाना खाना भेजने की व्यवस्था की। रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन का डोज फिर लगा। कुल 12 रेमडेसिविर लगे। इसके बाद आखिरकार 12 नवंबर को नेगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन सांस लेने में दिक्कत बरकरार थी। 14 तारीख को सामान्य आईसीयू में शिफ्ट किया। इस दौरान परिवार का पूरा सपोर्ट था। छोटी बहू ने अपने हाथों से खाना खिलाया, ब्रश कराया, कपड़े बदले, क्योंकि नेगेटिव आने के बाद भी उषा निगम इतनी कमजोर हो गई थी कि बैठ भी नहीं पाती थी। 26 नवंबर को फिर सीटी स्कैन किया तो पता चला कि लंग्स में इन्फेक्शन बढ़कर 95% हो गया है। डॉक्टर रवि डोसी ने कहा कि बहुत कम समय है मरीज के पास, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ गया है और फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद मरीज की जिद पर 2 दिसंबर को डिस्चार्ज करवाकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर फिर से घर ले आए और करीब 20 फरवरी तक घर पर ऑक्सीजन पर रखा गया। इसी बीच परिवार वालों ने मरीज का खूब हौसला बढ़ाया और फिजियोथेरेपी की मदद से उठना बैठना चलना शुरू करवाया, जिसके बाद अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपना काम स्वयं कर लेती हैं। खाने में परिवार की बहू खासा ध्यान रखती है। रोजाना गर्म खाना खिलाना, दूध, दवाई, फल, प्रोटीन पाउडर, जूस, नारियल पानी, हरी सब्जी, दलिया, हलवा आदि दिया जाता है। उषा निगम के संघर्ष और परिवार के साथ की इस कहानी की जानकारी लगते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके और उनके परिवार की सराहना की और उनकी हौसला अफजाई की। मैं इंदौर अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहाँ मेरे दोनों बेटे ने और दोनों बहुओं ने सेवा करी। और छोटी बहू मेरे साथ में रहती थी और मेरा हाथ मुँह धोना, नाश्ता करवाना चम्मच से, मैं उठ नहीं पाती थी, पूरा करती थी वो छोटी वाली। और बड़ी घर आने के बाद फिर बड़ी बहू तेल वेल मसना करना करती थी और छोटी वाली लेटरिन बाथरूम वाश करना पूरा करती थी। अभी बहुत बढ़िया हूँ, पूजा पाठ से सब पूरा काम कर लेती हूँ घर का। और जब वो पॉजिटिव थी उसी दौरान हम उनसे पीपी किट पहन के प्रिकॉशनली मिलने गए ताकि उन्हें मोटिवेट कर सके, क्योंकि उनके जीने की उम्मीद वो खो चुकी थी। क्योंकि कंटिन्यूटी में 20-22 दिन लगातार पॉजिटिव रहने से वो बहुत हताश हो चुकी थी। उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम कंटिन्यूटी में उनसे बात करते रहते थे और पीपी किट पहन के जब उनसे मिलने गए तो उनके जीने की उम्मीद जाग गई। तो सभी के फैमिली सपोर्ट के कारण, वो मोटिवेशन के कारण उनमें जीने की उम्मीद जागी। फाइनली अब वो खुद से चल भी पाती हैं, अपना खुद का काम वो खुद से कर लेती है। जो टोटली पहले डिपेंड थी, बेड पर ही थी, अब वो चल भी लेती हैं और सब कुछ अपना। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।